गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। मैं मनोज कुमार। तो हम पढ़ रहे थे राजनीति, अपना सब्जेक्ट है राजनीति विज्ञान, बीए थर्ड ईयर। तो बीए थर्ड ईयर के जो विद्यार्थी हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, उनके बारे में उन्होंने कल पढ़ा होगा। हमने कल पढ़ा था, पीछे वाले भाग में पढ़ा है राजनीति विज्ञान बीए थर्ड ईयर। तो बात करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ। तो हम पढ़ रहे थे संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्ययन कर रहे थे, यूएनओ, इंग्लिश में यूएनओ। तो यूएनओ का परिचय पढ़ा हमने, भूमिका पढ़ी, कहने का मतलब कहाँ बना, किसने बनाया, कितने देश सम्मिलित हुए, इसके बाद इसको मुख्यालय कहाँ है, अस्थायी मुख्यालय कहाँ है, फिर इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य पढ़े थे हमने। उद्देश्यों की बात करें कि उद्देश्य शांति बनाए रखना, हथियारों पे नियंत्रण रखना, इस प्रकार के हमने कल या पीछे वाले भाग में, पीछे वाले पॉइंट में पढ़े थे। बात करेंगे आज की कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो बनाया गया है पूरे वर्ल्ड में, ये क्यों बना था। मैंने बताया था कि सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ बना था। तो आज की बात करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत कि जो हम संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ते आ रहे हैं, आपकी प्रथम यूनिट है, इसका पहला ही पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इस संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत कौन कौन से थे। तो सिद्धांत कि प्रत्येक मनुष्य या प्रत्येक ऐसी संस्था जो अपने आप को निर्माण करता है, विकास करता है, तो उसके कुछ ना कुछ सिद्धांत जरूर होते हैं और उन्हीं सिद्धांतों को लेकर वो आगे चलता है। हमने यही पढ़ा था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ भी एक वर्ल्ड संस्था है, पूरे विश्व की संस्था है, और इस संस्था के कुछ ना कुछ तो सिद्धांत होंगे। सिद्धांत पूछ ले आपसे, पहला सिद्धांत कि विश्व में शांति स्थापित करना। पहला सिद्धांत किस उद्देश्य से बनाई गई, कि पहला सिद्धांत क्या है इसका, कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश हैं, कहने का मतलब इस संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 193 देश सम्मिलित हैं, 193 देश इससे जुड़े हुए हैं, वो देश अपने अपने स्थानों पे या अपने आसपास के स्थानों में या पड़ोसी देशों के साथ मित्रतापूर्वक संबंध रखेंगे और शांति को बनाए रखेंगे। तो विश्व में जितने भी देश हैं वो शांति को स्थापित करने की कोशिश करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ इसकी पहला सिद्धांत या शांति को बनाए रखने की कोशिश करेगा। दूसरा, छोटे बड़े देश समानता व स्वतंत्रता का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत कौन सा है कि छोटे और बड़े जितने भी देश हैं वर्ल्ड में, चाहे वो छोटा हो, जैसे वेलिंगटन सिटी है, सबसे छोटा देश है विश्व का, और सबसे बड़े देश की बात करें तो रूस है। तो जितने भी छोटे बड़े देश हैं, जैसे वेलिंगटन सिटी या फिर रूस, जितने भी छोटे बड़े देश होंगे वो क्या रखेंगे, एक दूसरे से समानता रखेंगे, समानता बनाए रखेंगे और एक दूसरे की स्वतंत्रता का पालन करेंगे। सिद्धांत 3 नंबर आपसे पूछ ले कि तीसरा सिद्धांत क्या है। तो तीसरा सिद्धांत आप बताओगे कि सभी देश एक दूसरे के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं
करें कि वर्ल्ड में, विश्व में जितने भी देश हैं, हमने पढ़ा कि जितने भी देश आते हैं लगभग 193 देश इससे जुड़े हुए हैं, तो जितने भी देश हैं वो देश एक दूसरे देश के घरेलू मामले, जैसे भारत देश है, भारत अपना खुद का शासन कर रहा है, अपने द्वारा लोकतंत्र को चला रहा है, तो भारत के अंदर क्या घटित हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके मामले में भारत पे दूसरा देश है वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। कहने का मतलब दखल अंदाजी नहीं करेगा। कहने का मतलब कि सभी देशों को अपने अपने तरीके से अपने अपने संविधान से शासन को स्थापित करने का अधिकार मिला है, उस पर दूसरा देश है वो दखल अंदाजी नहीं कर सकता। 4 नंबर, सभी देशों में शांति पूर्वक समस्याओं का समाधान, कि जितने भी देश हैं वर्ल्ड में वो अपने विवादों को दूर करने के लिए शांतिपूर्वक समस्याओं जितनी है उन समस्याओं का समाधान किस प्रकार से करेगा, शांतिपूर्वक से करेगा। कि अपने विवादों को दूर करने के लिए किसी भी देश पे आक्रमण नहीं करेगा और न ही किसी देश से युद्ध करेगा। तो जितने भी अपने देश हैं वर्ल्ड के अंदर वो शांतिपूर्वक एक दूसरे से बातचीत के माध्यम से या किसी भी प्रकार के साधनों के माध्यम से, किसी भी प्रकार के साधनों के इस्तेमाल से वो क्या करेंगे, बातचीत के माध्यम से वो जितनी भी समस्याएं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। 5 नंबर, कोई भी देश किसी देश पर आक्रमण करने की या धमकी देने की नहीं सोचेगा। जितने भी देश हैं वर्ल्ड में, एक देश दूसरे देश पर कोई किसी भी प्रकार का क्या नहीं करेगा, आक्रमण नहीं करेगा। कहने का मतलब आक्रमण का युद्ध, जैसे पड़ोसी देशों में अगर विवाद उत्पन्न हो जाए, जैसे भारत चीन की बात करें, विवाद उत्पन्न हो गया तो उस विवाद को दूर करने के लिए शांतिपूर्वक तरीके से समस्याओं का समाधान करेगा, न कि आक्रमण करने की, युद्ध करने की, या फिर युद्ध नहीं करता है तो बार बार धमकी देने की कोशिश नहीं करेगा, नहीं इस प्रकार की कार्रवाई नहीं करेगा। अगर ऐसा करता है तो वो उल्लंघन माना जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का। संयुक्त राष्ट्र संघ का उल्लंघन होता है तो इसका मतलब उसकी संयुक्त राष्ट्र संघ से सदस्यता खारिज होती है। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत थे। आपसे पूछ ले कि पहला सिद्धांत या 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों को समझाइए या सिद्धांतों के बारे में बताइए। 2 या 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो 2 या 4 नंबर के क्वेश्चन से पूछ ले आपसे कि इसके सिद्धांत कौन कौन से रहे। तो पहला सिद्धांत बताओगे विश्व में शांति स्थापित करना। पहला सिद्धांत इसका ये है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी देश इससे जुड़े हुए हैं, 193 देश इससे जुड़े हुए हैं, तो जितने भी देश इससे जुड़े हैं वो सभी क्या करेंगे, शांति को बनाए रखने की कोशिश करेंगे और शांति को स्थापित करने का प्रयास करेंगे। अगर विवाद है किसी भी प्रकार का तो उस विवाद को दूर करने का कार्य भी शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे। 2 नंबर समाधान पूछ ले आपसे, सिद्धांत पूछ ले कि छोटे बड़े देश, विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं, कोई देश बड़ा है तो कोई देश छोटा है, किसी का क्षेत्रफल ज़्यादा है तो किसी का क्षेत्रफल कम है। जैसे बात करें विश्व में सबसे बड़ा देश रूस है, विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल रखता है। भारत भी बड़ा देश है, चीन भी बड़ा देश है, कनाडा भी बड़ा देश है, ब्राज़ील भी बड़ा देश है, अमेरिका भी बड़ा देश है। तो इस प्रकार के बहुत सारे बड़े देश हैं। जैसे छोटे देशों की बात करें तो अफ्रीकन छोटे छोटे देश हैं, इसके अलावा इराक, ईरान, या फिर बात करें कि सऊदी अरब, तो ये छोटे देश हैं। इन देशों को एक बड़ा देश दूसरे देश से समानतापूर्वक व्यवहार करेगा। समानता जैसे भाईचारा होता है उसी प्रकार से रहेगा और स्वतंत्रता का सिद्धांत, कहने का मतलब एक दूसरे की स्वतंत्रता का पालन करेंगे। फिर 3 नंबर
कि सभी जितने भी वर्ल्ड में देश हैं कि सभी देश एक दूसरे के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे या दखलंदाजी नहीं करेंगे। कि जैसे बात करें कि ऐसा कोई देश है, भारत अपने तरीके से लोकतंत्र के माध्यम से शासन स्थापित कर रखा है, किसी देश में राजतंत्र है, किसी देश में कुलीन तंत्र है, तो अलग अलग प्रकार की जो शासन प्रणाली है उस शासन प्रणाली में कोई देश है वो दूसरा देश से हस्तक्षेप नहीं कर सकता, दखलंदाजी नहीं कर सकता। 4 नंबर, सभी देशों में शांतिपूर्वक समस्याओं का समाधान, कि जितने भी विश्व में देश हैं वो अपनी समस्याओं को शांतिपूर्वक तरीके से दूर करने की कोशिश करेंगे। 5 नंबर, कोई भी देश किसी देश पर आक्रमण करने की या धमकी देने की नहीं सोचेगा, कि कोई भी देश है एक देश दूसरे देश पे आक्रमण करने की या धमकी देने की नहीं सोच सकता। इसके बाद आगे वाला आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट, कि संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट क्या रहा या बजट कैसे पारित होता है, इसमें भी लेन देन होता है, आय व्यय का ब्यौरा होता है, तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे बात करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट है, बजट इसका बजट आय व्यय क्या कह सकते हैं हम, आय व्यय बजट, कहने का मतलब कि अनुच्छेद 17 के अनुसार अनुच्छेद 17 के अनुसार पूछ ले कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट है वो किस अनुच्छेद में पारित किया जाता है या किस अनुच्छेद के माध्यम से रखा जाता है, तो अनुच्छेद 17 के माध्यम से रखा जाता है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट महासभा द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष के बाद रखा जाता है या बनाया जाता है। कि अनुच्छेद 17 के माध्यम से इस संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है, वो अंग है महासभा। तो इस महासभा के द्वारा ये जो महासभा है ये प्रत्येक 2 साल के बाद, जैसे ही 2 वर्ष गुजर गए, 24 माह गुजर गए, उसके बाद क्या रखेगी, बजट प्रस्तुत करेगी, बजट रखने का काम करेगी। तो महासभा का जो सचिव होता है, महासभा सचिव बजट प्रस्तुत करता है कि इसके जितने भी बजट की इसने कितनी आय की है, कितना व्यय मतलब खर्च किया है, वो अनुच्छेद 17 के माध्यम से महासभा द्वारा तय किया जाता है, ब्यौरा दिया जाता है, और महासचिव होता है वो बजट को प्रस्तुत करता है। तो आपसे पूछ ले कि संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट है वो किस अनुच्छेद में, 17 में। कौन रखता है, महासभा रखती है। कितने वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद। पूछ ले कि प्रस्तुत कौन करता है, महासचिव प्रस्तुत करता है। कौन करता है, महासचिव। इसके बाद आता है महासचिव के बाद आपसे पूछ ले कि सदस्यता कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता की बात करें कि इसकी सदस्यता क्या है, तो सदस्यता बताओगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता 2 प्रकार से है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता 2 प्रकार से। कितने प्रकार से, 2। कि कितने प्रकार से मिली है, 2 प्रकार से। प्रथम पूछ ले, पहली 2 प्रकार से सदस्यता हासिल की जा सकती है कि वह सदस्य जो प्रारंभिक काल में जुड़े हुए थे कि वे सदस्य
प्रारंभिक काल में जब ये संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया था, इसका प्रस्ताव रखा गया था, जिसे 1942 में प्रस्ताव रखा गया था। आपसे पूछ ले कब 1942 में इसको बनाने के लिए हस्ताक्षर हुए थे, तो 1942 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाने के लिए जितने भी देशों ने हस्ताक्षर किए थे वो देश किसके सदस्य माने जाएंगे? संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य माने जाएंगे। तो पहली बात क्या हो गई कि जितने भी देश जो प्रारंभिक काल में इसके साथ जुड़े हुए थे, कहने का मतलब 1942 में जिन देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाने के लिए हस्ताक्षर किए थे कि इस प्रकार की एक संस्था होनी चाहिए, वो देश इसके सदस्य माने जाते। दूसरा सदस्य वे देश जो शांतिपूर्वक रहना व शांति का समर्थन करते हैं। दूसरे सदस्य कौन बन सकते हैं इसके? कि वे देश होने चाहिए जो शांतिपूर्वक रहते हैं या फिर शांति का समर्थन करते हैं, कि शांति को ही सब कुछ मानते हैं, अहिंसा को कुछ नहीं मानते। कहने का मतलब है कि विवादों में नहीं रहते। कहने का मतलब एक देश दूसरे देश पे आक्रमण नहीं करता है, वो देश इससे के सदस्य बन सकते हैं। इसके अलावा इसमें सदस्य बनने के लिए चाहिए संयुक्त राष्ट्र संघ के कर्तव्यों की पालना, कि वे देश इसके सदस्य बन सकते हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी कर्तव्य हैं विश्व में, जैसे शांति बनाए रखना, हथियारों पे नियंत्रण रखना, इनके प्रमुख कर्तव्य माने जाते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों को जो मानते हैं, जो शांति से रहते हैं या शांति का समर्थन करते हैं, वे देश इसके क्या बन सकते हैं? सदस्य बन सकते हैं, सदस्यता हासिल कर सकते हैं। सदस्यता हासिल करने के लिए कितने सदस्य होते हैं? 15। तो 2/3 बहुमत से, कितने बहुमत से? 2/3 बहुमत से इसके क्या बन सकते हैं? सदस्य बन सकते हैं, कि 2/3 बहुमत के माध्यम से इनके सदस्यों को बनाया जा सकता है या सदस्यता हासिल की जा सकती है। 15 देशों में से 2/3 सदस्य होने आवश्यक हैं। तो हमने पढ़ा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट, इसके बाद पढ़ी इसकी सदस्यता कैसे ली जा सकती है, कि 1942 में जिन देशों ने हस्ताक्षर किए वो इसके साथ जुड़े हुए थे। दूसरा प्रकार जो शांति चाहते हैं या संयुक्त राष्ट्र संघ के कर्तव्यों की पालना करते हैं, और 2/3 बहुमत के माध्यम से वो इसके क्या बन सकते हैं? सदस्य बन सकते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे, आगे वाला आपसे पूछ ले कि इसके बाद इसका निलंबन कैसे होता है। इसके जो सदस्य तो बन जाते हैं, सदस्य बनने के बाद निलंबन कैसे किया जाता है। तो निलंबन के बाद आपसे पूछ ले कि हटाया कैसे जाता है निलंबन, कि सदस्य जितने भी देश हैं, मैंने बताया था इसमें कितने देश हैं? 193 देश से सम्मिलित हैं। 193 देशों की बात करें तो नवीन देश है इसका सूडान। कितने देश सम्मिलित हैं इसमें? 193 देश सम्मिलित हैं। नवीन देश पूछ ले कि नवीन देश कौन सा है, तो बताओगे सूडान। कौन सा देश जुड़ा हुआ है? सूडान देश से जुड़ा हुआ है। तो नवीन देश का आपसे अध्ययन या नवीन देश के बारे में पूछा जाए तो सूडान जुड़ा था, इसके बाद 193वां देश माना जाता है। निलंबन कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सदस्य हैं उनका निलंबन किस प्रकार से होता है, उन्हें हटाया किस प्रकार से जाता है। धारा 5 व 6 के माध्यम से, धारा 5 व 6 के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों को हटाया जा सकता है, उन्हें निकाला जा सकता है। तो आपसे पूछ ले कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 जो देश हैं उन्हें किस धारा के माध्यम से हटाया जा सकता है? 5 व 6। कहने का मतलब धारा 5 व 6 के माध्यम से किस प्रकार से, अगर कोई देश संयुक्त राष्ट्र संघ के कर्तव्यों का
कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है तो उसकी सदस्यता रद्द या सेवाएं बंद की जा सकती है। धारा 5 और 6 क्या कहती है कि जो विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ संगठन बनाए, उस संगठन के जितने भी सेवाएं हैं या जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी कर्तव्य हैं, उनको कोई देश नहीं मानता है तो उसकी सदस्यता क्या हो सकती है, रद्द हो सकती है या सेवाएं बंद की जा सकती है। तुरंत उसको जितनी भी सुविधाएं मिलती है वो बंद हो जाएगी। इसके बाद बात करें कि धारा 6 के अनुसार नोट करते होंगे, साथ में नोट करते रहना ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। और अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो, ऐसा कोई डाउट हो आपको, तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। तो धारा 6 के अनुसार, धारा 6 क्या कहती है कि कोई भी देश निलंबन के बाद शर्तों के साथ पुनः सदस्यता हासिल कर सकते हैं कि कोई भी ऐसा देश जिनकी सदस्यता रद्द कर दी गई हो, कि उसे हटा दिया गया हो, तो उस सदस्यता को रद्द करने के बाद वो क्या कर सकते हैं, पुनः सदस्य बन सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता को हासिल कर सकते हैं। कहने का मतलब वो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन सकते हैं। और 2/3 बहुमत द्वारा महासभा निलंबित करती है या निलंबन करती है। आपसे पूछ ले कि महासभा के 193 जो देश हैं वो 2/3 बहुमत के माध्यम से किसी देश अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसकी सदस्यता को रद्द कर सकता है। और धारा 306 के माध्यम से 2/3 बहुमत के माध्यम से वो वापस क्या है, सदस्यता हासिल कर सकता है। बात करेंगे कि ऐसा कोई उदाहरण पूछ ले आपसे, उदाहरण तो यूगोस्लाविया एक ऐसा देश है जिसकी सदस्यता को संयुक्त राष्ट्र संघ ने खारिज कर दिया था, सदस्यता रद्द कर दी गई थी। और इस यूगोस्लाविया ने 1972 में नवीन स्वतंत्रता या नवीन लोकतंत्र शासन की स्थापना करने के बाद पुनः क्या कर ली थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता को हासिल कर लिया था। जैसे इसके अलावा बात करें कि कौन कौन से देश इसमें सम्मिलित होते हैं, जैसे आगे बात करेंगे चेकोस्लोवाकिया 1992 में हुआ था, इसी प्रकार से सदस्यता रद्द होने के बाद पुनः हासिल की थी। तो 1972 में नवीन लोकतंत्र शासन स्थापित करने के बाद यूगोस्लाविया पुनः इसका सदस्य बन गया था। अब देखो संयुक्त राष्ट्र संघ जो हम पढ़ते आ रहे हैं, इस संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषाएं कितने प्रकार से प्रयोग में ली जाती है या कितनी भाषाएं होती है, तो आपसे पूछ ले कि संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं कि जो इसकी कार्य प्रणाली है इसमें भाषाएं पूछ ले कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कार्य प्रणाली है उसमें कौन कौन सी भाषाएं, जैसे बात करें जैसे चीनी, बात करेंगे कि रूसी, इसके बाद बात करेंगे अरबी, इसके बाद बात करेंगे अंग्रेजी, इंग्लिश, इसके बाद बात करेंगे कि चीनी, रूसी, अरबी, या फिर बात करें कि जर्मन, फ्रेंच। तो भाषाएं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जितने भी कार्य है वो कितनी भाषाओं में होता है, चीनी, रूसी, अरबी, अंग्रेजी, जर्मन,
फ्रेंच, 6 भाषाओं। तो कितनी भाषाएं हैं इसमें? 6 भाषाएं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में इस्तेमाल होने वाली 6 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, 6 भाषाएं काम में ली जाती है। तो ये यहाँ तक हमने पढ़ा संयुक्त राष्ट्र संघ। अब पढ़ेंगे आगे वाले पॉइंट में कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग।